हेलो फ्रेंड्स, आपने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है उसके सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये टेस्ट आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है तो उसका नाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम सीरीज़। उसका लिंक ये है, आपको यहाँ पे जाके अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन का ये एक इंटरफेस है, इसमें आपको अपना नाम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल आपको फिल करके रजिस्टर करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन पे जा सकते हो। लॉगिन करने के बाद वही आपको मेल एड्रेस डालना है या फ़ोन नंबर, पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर लेना। देन आप वहाँ पे जाके जो अब एग्जाम चल रहा है उसका लिंक मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, और बाकी आप वेबसाइट पे जाओगे तो अपना आपके जो भी लेटेस्ट एग्जाम है उसमें आप एग्जाम को सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम में 50 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ स्ट्रीम क्लास कंट्रोल्स। फाइल्स करके हमारा एक टॉपिक है जिसमें पूछ रहे हैं कि एफ स्ट्रीम नाम की जो एक क्लास होती है वो क्या कंट्रोल करती है। इनपुट प्रोसेस को, आउटपुट प्रोसेस को, इनपुट और आउटपुट दोनों को या किसी को भी कंट्रोल नहीं करती। तो ये आपको पता होना चाहिए, एफ स्ट्रीम एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही प्रोसेस को कंट्रोल करने की सारे फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। अगर ये पूछता कि सिर्फ इनपुट क्लास को कंट्रोल करना है तो फाइल की कौन सी क्लास को हम यूज लेते हैं, वो होता है आई एफ स्ट्रीम। और अगर ये क्वेश्चन पूछता कि सिर्फ आउटपुट को ही कंट्रोल करेगा, उसमें हम आउटपुट के जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्लास होती है ओ एफ स्ट्रीम। बट इनको अगर दोनों को ही आपको यूज करना है, इनपुट वाली प्रोसेस भी करनी है, आउटपुट वाली प्रोसेस भी करनी है, तो इन दोनों का ही कंबाइंड जो है जिसमें सारी फंक्शन इन्वॉल्व हैं एफ स्ट्रीम, आप इस एक ही क्लास को क्या करो, यूज कर लो। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर इन आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। कब इस कोड को हमने यूज करना शुरू किया था, किस संस्था के द्वारा ये कोड डिक्लेयर किया था, ये सारी डिटेल आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और बेसिकली जब इसको सबसे पहले यूज लिया था ये 7 बिट के अंदर डिफाइन था। बाद में आपको ध्यान होगा इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आया था जो 8 बिट के अंदर भी आया था। तो एस्काई कोड जो है वो 7 बिट का भी होता है, 8 बिट का भी होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। नेटवर्क वाले जो वीडियोस चल रहे हैं आईए वाले 2023 के लिए, उसमें मैंने आपको ये बताया कि आर्किटेक्चर 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है मल्टी पॉइंट, और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो प्रत्येक क्लाइंट को सर्विस देगा। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर से किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसको फेसबुक चलाना है फेसबुक की रिक्वेस्ट करेगा, गूगल चलाना है वो गूगल की रिक्वेस्ट करेगा, और इन सब रिक्वेस्ट को जो फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, वो कहलाता है सर्वर। यहां पे क्वेश्चन पूछा है क्लाइंट पर जो कंप्यूटर हम यूज लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पीडीए, पर्सनल, डिजिटल, असिस्टेंट, टैबलेट की तरह होता है ये। तो क्लाइंट के कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? नॉर्मल यूजर जिस तरीके के कंप्यूटर यूज लेते हैं वो सारे कंप्यूटर किसके कैटेगरी में के अंडर में आएंगे? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और मेन फ्रेम की अगर बात करें तो अच्छे बड़े प्रोसेसर जहां पे यूज लिए जाएंगे, अगर हम कोई सर्वर बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा कंप्यूटर जिसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी की मेमोरी लगी हो और बहुत बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन वहां पे करनी हो, ठीक है, उस जगह पे हम मेन फ्रेम को यूज लेते हैं। बट मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर की अगर मिडिल बीच की बात करें, दोनों के बीच का क्या सोल्यूशन है, तो वो होते हैं मिनी कंप्यूटर। इसका मतलब ये हो गया कि मेन फ्रेम से ऊपर चला जाएगा सुपर कंप्यूटर, फिर आ जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और देन आ जाएगा आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम कैपेसिटी की मेमोरी होगी, कम प्रोसेसर होगा, बट ये भी एक अच्छा खासा कंप्यूटर हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी सर्वर के रूप में यूज लिया जा सकता है। देन आता है माइक्रो कंप्यूटर। एक नॉर्मल यूजर जिस तरीके के प्रोसेसर और मेमोरी को यूज करेगा, इसमें 8 GB रैम इनफ है। बाकी आपने ध्यान दिया होगा, हम अभी तक विंडो 7 है, विंडो 8 है, जिसके अंदर i3 से लेके i5 तक प्रोसेसर अभी भी यूज ले रहे हैं। इससे नीचे के प्रोसेसर भी यूज आ रहे हैं और इससे ऊपर वाले भी यूज हो रहे हैं। तो ये सब जितने भी प्रोसेसर है, 8 GB रैम, 16 GB रैम, ये सारी हैं। SSD है, हार्ड डिस्क है, जैसे 1 TB 2 TB तक अगर हम यूज ले रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? माइक्रो कंप्यूटर में। एक नॉर्मल यूजर किस तरीके का कंप्यूटर चलाते हैं वो सब हो जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर।
ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इनमें से क्या एग्जाम्पल है? एडसेक, IBM 1401, CDC 1604, ICL 2900। तो एग्जाम में एडसेक की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये नाम सुना होगा आपने, एडवेक कंप्यूटर जो है उनके साथ में एडवेक, एडसेक, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। IBM, CDC और ICL ये सब बाद के कंप्यूटर हैं। जैसे एडसेक फर्स्ट जनरेशन, आप ध्यान करो, फर्स्ट जनरेशन की अगर आपको ईयर पता है तो 1946 से 1959 के अंडर में हम फर्स्ट जनरेशन को मानते हैं। देन 1959 से 65 तक सेकेंड जनरेशन, 65 से 71 थर्ड जनरेशन, 71 से लेके 90s की फोर्थ जनरेशन, और 90s से लेके आज तक जो चल रही है AI का जो टाइम है ये है फिफ्थ जनरेशन। अगर बात करें एडसेक की तो 1949 के आसपास में ये जो कंप्यूटर है ये आया था। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात की है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड्स इन, जिसका नाम सुना होगा आपने बायोस। ये जो है ये किस मेमोरी के अंदर इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को सेव किया जाता है? ये करता क्या है? कंप्यूटर में बूटिंग कैसे होगी, उसके क्या इंस्ट्रक्शन है? कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है या फिर मेमोरी कैश है, कैश मेमोरी है? कीबोर्ड से रिलेटेड अगर कोई इनपुट आउटपुट दिया जाएगा उसे कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे ले जाके सेव करना है? ये सब जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं इन्हें हम कौन सी मेमोरी में सेव करते हैं? रैम में, रोम में, CPU की कोई मेमोरी में, या फिर मेमोरी कैश में? तो ये आपको ध्यान रखना, बायोस का जो प्रोग्राम होता है या इसका पूरा का पूरा जो एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो कहाँ पे सेव होगा? रोम के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसे सिर्फ आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल अलाउज यू मैग्नीफाई एन एरिया ऑफ द डिजाइन फॉर डिटेल वर्क। जैसे कि आपकी पूरी की पूरी डेस्कटॉप है, इस पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बहुत ही छोटे अक्षर में, आपको एकदम डिटेलिंग देखना है, उसकी पूरी जूम करके देखना है उसको अच्छे से देखना है, बड़ी बड़ी करके देखना है इमेज को, ताकि वो आपको अच्छे से दिख पाए। उसे बोलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को मैग्नीफाई करना। और इसके साइन आपको पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से दिखते हैं, जैसे प्लस, एक पे प्लस होता है उसी के नजदीक में माइनस होता है, पास में ऐसे 100%, 200%, इस तरीके से लिखा होता है, 40%। ये ऑप्शन एक्चुअल में होते कहाँ पे हैं? इन टूल को हम क्या बोलते हैं? जूम, फिल्टर्स, क्रॉप या इरेजर। क्रॉप होता है इमेज में से, पूरी इमेज में से आपको जैसे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, इस चारों तरफ से जैसे ही आप क्रॉप पे बटन पे क्लिक करोगे ये चारों इस तरीके से गोल आ जाएंगे, आप इनको पकड़ के यहां तक ले आओ। ठीक है, इमेज को काट देना, क्रॉप कर देना वो ऑप्शन ये होता है। इरेजर मतलब नॉर्मल आपने कुछ लिखा, अब जैसे मैं इस इरेजर को यूज करूंगी, मैं इसे यहां से डिलीट कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से इरेजर काम करेगा। और जिस ऑप्शन की ये बात कर रहे हैं उसे बोला जाता है जूम। और इसको अगर मैग्नीफाई यूज नहीं करें तो जूम इन और जूम आउट भी हम बोल सकते हैं। आउट में क्या होगा, वो इमेज छोटी होती जाएगी, दूर होती जाएगी। जूम इन में वो क्या होगा, नजदीक आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट मैप इज समटाइम्स रेफर्ड एज। बिट मैप को हम और किस नाम से जानते हैं? JPEG, GIF, रास्टर या नन? पूरी डिस्प्ले आपको जो दिखती है उसमें छोटे छोटे ऐसे बिट होते हैं और एक बिट के अंदर क्या वैल्यू होगी, 0 या फिर 1। कलेक्शन ऑफ बिट, ये जब छोटे छोटे बिट्स आपकी पूरी स्क्रीन पे आपको दिखती है तो ये कलरफुल एक इमेज बनाती है। और ये इतनी ज्यादा डेंस होती है, बहुत ही ज्यादा ऐसे कंजस्टेड होती है, आपस में यूं छोटी छोटी होती है, अपने को नॉर्मल आइज से वो दिखे भी नहीं। और इस तरीके से रोज में पूरी यूं नहीं ऐसे इधर उधर कहीं बिखरी हुई होती है, लाइन में होती है पूरी एकदम अच्छे से। तो इस तरीके की अगर इमेज हम बनाए, हम नॉर्मल ऐसे इमेज बना देते हैं। ऐसे इमेज नहीं बना के हम क्या करें, इस इमेज को हम बिट के फॉर्म में बनाएं तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं? उसे देखो बोला जाएगा रास्टर। इसमें जहां पे आपको ब्लैक कलर देना है वहां पे ब्लैक कलर की बिट हो जाएगी, अगर आपको व्हाइट देना है तो सिर्फ क्या होगी, प्लेन बिट 0 वाली हो जाएगी। और ये ऐसे करते करते क्या होगा, पूरी इमेज जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनिमेशन इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग ए फ्लैट अपीयरेंस। फ्लैट अपीयरेंस मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ सर्कल, तो आप मुझे सर्कल बस ऐसे बना के दिखा रहे हो। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आपको स्क्वायर, तो आप स्क्वायर ऐसे बना के दिखा रहे हो। ये होता है एक कागज पे कुछ बना देना, एक फ्लैट एक्सपीरियंस। आपको उसका सामने वाला पोर्शन ही दिखेगा, आसपास का कुछ नहीं दिखेगा। और इस पिक्चर को हम नॉर्मल क्या करेंगे, कागज पे आराम से बना लेंगे। अगर रेक्टेंगल है तो इस तरीके से। बट अगर मैं बोलूँ इसका मुझे एक डायमेंशन और देखना है, स्क्वायर का मुझे ये देखना है कि इसकी और डेप्थ कितनी है, तो मैं 3D को यूज लेती हूँ, है ना। इस तरीके का एक मैं बॉक्स बनाऊंगी, देन मैं एक 3D इमेज बनाऊंगी जिसके मुझे हाइट भी दिख रही होगी, लंबाई भी दिख रही होगी और इसकी ब्रेथ
मतलब इसकी चौड़ाई भी दिख रही होगी, कितना डेप्थ तक ये गया है वो भी दिख रहा है। इस तरीके की इमेज तो हो जाती है 3D वाली। यहाँ पे बात कर रहा है फ्लैट अपीयरेंस की, कि हमें कोई 3D इमेज नहीं देखनी, नॉर्मल फ्लैट इमेज देखनी है। वो क्या होती है? वो होती है 2D एनिमेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असेंबलर कन्वर्ट्स। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ है। असेंबलर किस चीज को कन्वर्ट करता है? मशीन कोड को निमोनिक्स में, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली भाषा खुद देखो आप, इतनी मतलब शानदार है। इसका अपना खुद का एक कन्वर्टर है जो क्या करेगा, सिर्फ असेंबली भाषा के लिखे गए कोड को उठाएगा, उसको 0101 की भाषा में चेंज कर देगा। ठीक है, ये काम होता है असेंबलर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको कोई मतलब नहीं है मशीन कोड से, इसको कोई मतलब नहीं है कोई भी अदर लैंग्वेज से, हाई लेवल से, लो लेवल से। इसे सिर्फ ये मतलब है, इसको सिर्फ ये दिखता है कि अगर असेंबली भाषा है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मशीन भाषा में, बस इसको ये एक ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द OCR रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। सबसे पहले OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इसके नाम से हमें पता चल गया, ऑप्टिकल मतलब लाइट के थ्रू कैरेक्टर को रीड करने वाली एक डिवाइस है। तो जब इसके सामने कोई पेज रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, फिर ये उन कैरेक्टर को पहचानेगी। तो ये डिवाइस साइज देखती है, शेप देखती है, कलर देखती है, या फिर इंक ढूंढती है कि कहाँ कहाँ पे इंक है और कहाँ पे प्लेन पेज है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा OCR डिवाइस उसकी शेप देखती है। जैसे मैंने लिखा ABC, ये क्या करेगी, इस इमेज की शेप को देखेगी कि इस तरीके की शेप है A की, ये B की, ये C की। ठीक है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से ध्यान कर लेना। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने जहां पे की है वहां पे आप इस क्वेश्चन को लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0। 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? देखो 0 के रिप्रेजेंटेशन 2 कैसे होंगे? एक बार तो 0 माइनस में कैलकुलेट होगा, एक बार 0 को हम प्लस वाली साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से 0 के है ना वो 2 रिप्रेजेंटेशन दिखा सकता है। ऐसे कौन कौन से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है? हालांकि ये टॉपिक किया नहीं है और ये मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। जो 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट है, साइन मैग्नीट्यूड है, ये सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। और मोस्टली ये मैं नंबर सिस्टम वाली जो आपकी प्लेलिस्ट वहां पे इसे मैं अपलोड कर दूंगी, और ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को जरूर मिलते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड में और 1s कॉम्प्लीमेंट में ये ही दिक्कत थी कि वहां पे 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन थे, कभी 0 को माइनस में माना जा रहा था, कभी प्लस में। इसे ओवरकम करने के लिए हमने 2s कॉम्प्लीमेंट को यूज करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो 2 रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है वो A एंड B दोनों हो जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एक बार आंसर बता रही हूँ। कम्युनिटी टैब पे भी मैं मैसेज डाल दूंगी कि ये वीडियो आ चुका है, आप वहां से इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट स्टैंड्स फॉर, FAT का फुल फॉर्म, फाइल एकोमोडेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेप, फाइल एलोकेशन टेबल या फाइल एक्टिविटी टेबल। FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द डेसिमल 4052 इनटू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो क्या मेथड बताया था मैंने आपको? यहाँ पे करते हैं हम डिवाइड, और जब हेक्सा से डेसिमल में लाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नॉर्मल सा रूल है। 4052 हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, 8 बचे, 16 पंजे 80, 5 बचे, 16 तीय 48, 48 के बाद 2 बचे और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएंगे 4 रिमाइंडर आ गया। अगेन 16 का फिर से भाग देंगे, 16 एकम 16, 9 बचे, 16 पंजे 80, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 13। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम 9 तक तो नॉर्मल लिखते हैं, 10 को हम A बोलते हैं, 11 को हम B लिखते हैं, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को हम लिखते हैं F। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? F। 15 है F, 13 D और 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ। ऑक्सिलरी स्टोरेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? मैग्नेटिक टेप्स, CD, फ्लॉपी, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज। करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ HREF टेक्स्ट। कहाँ पे यूज लेते हैं? HTML के अंदर, कोई लिंक प्रोवाइड करवाने के लिए। कौन सा सिंबल यूज लेंगे? हैश। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। HTML के अंदर हेडिंग 6 तरीके से हम लिखते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, हम कोई भी नोट्स होते हैं या टॉपिक होता है, उसमें सब्जेक्ट का नाम तो बहुत ही बड़ा सारा लिखते हैं ऊपर, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, देन अगर उसका कोई पॉइंट है तो उसको कुछ थोड़ा और छोटा लिखते हैं,
इस तरीके से ही HTML लैंग्वेज के अंदर जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट का जो नाम होता है मिडल में वो काफ़ी बड़ा होता है। इसमें हेडिंग 6 तरह की होती है, H1 से लेकर फिर H2 ऐसे करते हुए H6, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। लार्जेस्ट पूछिए H1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू रिप्लेस एन एलिमेंट टू द HTML डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बात करेंगे जब हम डोम को पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को पढ़ेंगे। यूज मतलब इस मेथड को रिप्लेस करने वाला जो ये मेथड होता है उसका नाम क्या है, रिमूव चाइल्ड नहीं है, रिप्लेस चाइल्ड, और चाइल्ड जो है वो C यहाँ पे स्मॉल होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HMD इज स्मॉल डिस्प्लेज और प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड इनटू आई ग्लासेस और माउंटेड ऑन ए हेलमेट और हेड। मतलब एक छोटा सा डिस्प्ले जिसे चश्मे के अंदर ही एकीकृत किया जाता है या हेलमेट के रूप में या टोपी के रूप में लगाया जाता है, ऐसे डिवाइस को क्या बोलेंगे, HMD। ऐसी डिवाइस कौन सी होती है, HMD। अब HMD का इन्होंने पूछा है फुल फॉर्म, होम मेड डिजिटल हेड माउंटेड डिस्प्ले, होम मेड डिस्प्ले हाई डेफिनेशन मीडिया। हेलमेट के रूप में लगाओ, टोपी के रूप में लगाओ या चश्मे के रूप में लगाओ, हेड के ऊपर, सिर के ऊपर आप जो माउंट करके रखते हो डिस्प्ले को, एक ऐसे प्रेजेंटेशन तकनीक को, ये फुल फॉर्म होगा हेड माउंटेड डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आपने काफी सुना भी होगा बीच में। तो ये बिटकॉइन है, ये किस तरीके की तकनीक के ऊपर काम करता है, डिजिटल करेंसी है ये, मगर इसमें तकनीक या टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन कोल्ड। ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जैसे ये कोई एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है, सेंडर को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है रिसीवर के पास में। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ट्रांसमिशन वाली, जिसके होते हुए जिसके ऊपर से डेटा जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, सर्किट, मोडेम, चैनल या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये जो मीडियम होता है इसको बोला जाता है चैनल। नेटवर्क के अंदर हम ये वर्ड सुनते भी है काफी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मोडेम एक डिवाइस होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मैंने डिवाइसेस जो करवाई हुई है उनमें आपने देखा होगा। और सर्किट क्या होता है, एक सर्किट मतलब वो कुछ ना कुछ करेगा, ऑन ऑफ का सर्किट, एक बार वो ऑन करेगा एक बार वो ऑफ करेगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का पूछा है तो वो हो जाएगा चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आपने पढ़े होंगे, 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, फिर होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब ब्रॉडकास्टिंग, जैसे प्रधानमंत्री जी का अगर कोई भाषण है वो टेलीविजन पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, जितने भी मीडियम है, ट्विटर पे भी उसका लिंक दे रखा है। तो ये होता है कि यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, वो भाषण दे रहे हैं, उसका ब्रॉडकास्टिंग सब जगह पे हो रहा है, ये होता है ब्रॉडकास्ट। आपसे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं उन सबके ऊपर वो डेटा आप सेंड कर दो। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एक्चुअल में यही होता है। क्या यूट्यूब के जरिए हम उन्हें वापस कुछ भेज सकते हैं, तो ये नहीं होगा सिंप्लेक्स में। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, आप एक तरफ सेंडर एक तरफ रिसीवर, ये इसे भी डेटा भेज सकता है और ये इसे भी डेटा भेज सकता है, बट एक समय पे सिर्फ एक ट्रांसमिशन ही पॉसिबल होगा। एक समय पे या तो ये वाला सेंडर रिसीवर को भेजेगा, दूसरे टाइम पे ये रिसीवर इसको भी भेज सकता है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब जैसे आप फोन पे बात करते हो, एट द टाइम दोनों साइड से बात हो सकती है, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो बात करते टाइम पे क्या होता है, दोनों साइड से कंटिन्यूअसली आवाज आ रही होती है। फोन वाला एग्जांपल हो जाएगा फुल डुप्लेक्स का। अब सिंप्लेक्स की डेफिनेशन पूछी है, डेटा फॉर्मेट यहाँ पे इजी है, डेटा ट्रांसमिशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर कम दूरी है तो हम यूज लेंगे। तो हम तो अभी ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल देख रहे थे, पूरे भारत में हम किसी भी कोने में बैठे हैं, चाहे हम केरला में बैठे हैं या फिर हम कश्मीर में बैठे हैं, किसी भी कोने में, कितनी भी दूरी पे, शॉर्ट डिस्टेंस वाला कोई मैटर नहीं करता। थर्ड है डेटा ट्रांसमिशन ओनली वन डायरेक्शन। हाँ, ये डेफिनेशन काफी सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन से मैच करती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट ए नेटवर्क बेस्ड ऑन OSI मॉडल और SNA मॉडल। OSI मॉडल के ऊपर बेस्ड या SNA मॉडल के ऊपर बेस्ड एक नेटवर्क हम बनाएंगे, वहां पे हम कौन सी डिवाइस का यूज लेंगे, ब्रिज का, रिपीटर का, राउटर का या गेटवे। सबसे छोटा नेटवर्क बनाने के लिए ब्रिज, सेम नेटवर्क होना चाहिए, सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए। सेकंड नंबर पे डिवाइस आती है राउटर। नेटवर्क अलग अलग हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे लैन्स है, बट इन सबके ऊपर प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। ये डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, प्रोटोकॉल सेम होंगे वहां हम राउटर का यूज लेंगे। गेटवे मतलब डिफरेंट नेटवर्क और डिफरेंट प्रोटोकॉल, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा वहां पे हम किस डिवाइस का यूज लेंगे, गेटवे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। OSI मॉडल ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल है और इस मॉडल की पूरी 7 लेयर्स होती है। इन सबका हम यूज कहाँ पे लेंगे, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तब हम ये चीज पढ़ते हैं।
जब हम एक पूरे नेटवर्क की बात करेंगे तो हम किस डिवाइस का यूज लेंगे, गेटवे का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAIS? वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस। ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम ही हुए, तो करेक्ट आंसर दोनों में से आप कुछ भी ले लेना, सी या बी में से कुछ भी आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव सर्किट्स या ऑल ऑफ द अबव। जब बात होती है ब्रॉडबैंड की, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल की, तो हम किस चीज को कंसीडर करें, क्या चीज वहां पे यूज लेंगे? कोएक्सियल यूज ले सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक भी ले सकते हैं, माइक्रोवेव सर्किट भी हम यूज ले सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ब्रॉडबैंड सर्विस या कम्युनिकेशन चैनल बनाने के लिए हम इनमें किसी का भी यूज ले सकते हैं, किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल मतलब ऐसी मेल जो आपको लुभावने ऑफर दे, या आप यहाँ पे क्लिक कर दो ये हो जाएगा, आपको ऐड वाले कुछ मतलब कोई परचेजिंग करने के लिए ऐड देना स्टार्ट कर दे, मैसेज करना स्टार्ट कर दे कि आप इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इतने रुपए जीत जाओगे, लॉटरी के मैसेज। इस तरीके के जितने भी मेल होते हैं उनको गूगल मेल अपने आप रिकॉग्नाइज करके जो उसको सही लगता है वो सारे के सारे मेल कहाँ पे डाल दिए जाते हैं, स्पैम में। इसी को बोला जाता है जंक मेल, जो काम की मेल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नैव होता है, एफप्रोट होता है, ओरेकल ये नहीं है, और मैक फ्री भी होता है। करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा नहीं है, तो डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन एन एरर इज इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट? मतलब एक सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आती है उसको हम बोलते हैं बग। इस बग को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो प्रोग्राम कोड हम लिखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डीबग। मतलब बग को सोल्व करना डीबग, और प्रोसेस को बोला जाता है डीबगिंग। ठीक है, ये कुछ वर्ड है आपको पता होंगे। अब इस बग के लिए हम एक और वर्ड भी यूज लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? लीच, स्क्वाइड, स्लग या ग्लिच। तो उसको बोला जाता है डी, ग्लिच। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0.0.0 ये जो आईपी एड्रेस दिया है कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? आईपी एड्रेस को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? आईपी एड्रेसेस को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और 0 से 126 क्लास ए के अंदर डिफाइन करते हैं। ये क्लास ए के अंदर जो आईपी एड्रेस होते हैं वो 0 से 126 वाले होंगे। 128 से 191 बी क्लास में होंगे। 192 से 223 क्लास सी में होंगे। 224 से 239 डी में होंगे, और 240 से 255 क्लास ई के अंदर होंगे। ये रिजर्व होते हैं रिसर्च वर्क के लिए। ABCD हम दे सकते हैं जो यूजर्स होते हैं। 0 किस में होता है? 0 होता है क्लास ए में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये संख्याएं होनी कौन सी चाहिए? ये जो होता है जैसे 0.0.0.0, इस एक को बोला जाता है ऑक्टेट। ठीक है, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट, और ये चौथा ऑक्टेट। इस एक ऑक्टेट के अंदर 0 से 255 तक की वैल्यू आ सकती है। पहले ऑक्टेट से ही पता चल जाता है ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया है 225.0.1.234, आपसे पूछे कौन सी क्लास का है? 225 देखो कहाँ पे आएगा, 224 से 239 कौन सी क्लास में है? डी में। तो ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है? डी का। 1.1.1.1 कौन सी क्लास का है? पीछे वाले से हमें कुछ नहीं मतलब, हम पहले वाले ऑक्टेट से देख लेंगे। 1 किस में आएगा? क्लास ए में। 0 से 126 ए में आता है, ये क्लास ए का। इस तरीके से आप पहले ऑक्टेट से ही देख सकते हो कि ये एक्चुअल में कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा बस इज। बसेस जो है वो 3 तरह की होती है, एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है। अब प्रोसेसर काम करेगा, सीपीयू काम करेगा किसी चीज के ऊपर, कोई डेटा के ऊपर। डेटा कौन लेके जाएगा? डेटा बस। वो डेटा कौन सी मेमोरी पे रखा हुआ है? मान लेते हैं हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में इस तरीके से मेमोरी डिवाइड है। 1 बाइट यहाँ पे स्टोर होता है, इसका एड्रेस है 1, फिर दूसरी बाइट यहाँ होगी, तीसरी बाइट यहाँ पे, चौथी बाइट यहाँ पे। टेप ऑफ बाइट्स के अंदर मेमोरी डिफाइन होती है। आपको जो डेटा चाहिए था वो 4 नंबर बाइट पे रखा हुआ है, तो ये एड्रेस 4 कौन सेव करेगा? एड्रेस बस। जब डेटा उठाएंगे तो ये पता होना चाहिए ना हमें कि वो कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है, ताकि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो हमें एड्रेस उसका पता हो। इस वजह से जिस डेटा के ऊपर प्रोसेसर काम करेगा उसका एड्रेस कौन रखेगा? एड्रेस बस। अब इस डेटा पे आपको क्या काम करना था? यहाँ पे कोई गाना था, वो आपको सिर्फ प्ले करना है। इसका मतलब आपने सिर्फ रीड किया है,
कंट्रोल सिग्नल क्या जाएगा, रीड का। यहाँ पे कोई ऐसा गाना था जो आपको नहीं देखना था, आप उसको डिलीट करना चाहते हो, आप क्या कमांड भेजोगे, आप डिलीट की कमांड भेजोगे, ठीक है। कंट्रोल मतलब उस डेटा के ऊपर जो यहाँ पे जा रहा है, जिसका एड्रेस आपने एड्रेस बस में दे रखा है, उसके ऊपर आप क्या काम करना चाह रहे हो, रीड, राइट, डिलीट, एडिट, ये सब चीजें कंट्रोल बस के अंदर होती है। पूछा है कि डेटा बस है ना, वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब डेटा सिर्फ प्रोसेसर के पास जाएगा, मेमोरी से प्रोसेसर के पास डेटा अगर सिर्फ जाएगा तो होगा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में। बट अगर प्रोसेसर उस जगह पे डेटा भेज भी पाए तो वो होता है, मतलब डेटा वो रिसीव भी कर रहा है मेमोरी से और उसको सेंड भी कर रहा है, इसमें कुछ एडिट भी कर रहा है, एडिट करके वो डेटा वापस ले जाके सेव भी कर रहा है। तो मतलब आना, डेटा को रिसीव करना, डेटा को सेंड करना, ये होता है बाई डायरेक्शनल। दोनों दिशाओं में संचार जो है वो पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल है, डेटा बस होती है बाई डायरेक्शनल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका एक एग्जांपल ये देख लो कि इस प्रोसेसर ने डबल क्लिक करके सॉन्ग को प्ले कर लिया, प्ले करने के बाद उसने देखा ये गाना सही नहीं है, यूजर ने कमांड दी उसको डिलीट करने की, तो उसने उस मेमोरी लोकेशन पे वापस जाके उस गाने को डिलीट भी कर दिया, ठीक है। दोनों ही काम यहाँ पे पॉसिबल है, डेटा आ भी सकता है, डेटा कुछ जा भी सकता है, कोई कमांड जो है वो प्रोसेसर के थ्रू आ भी सकती है मेमोरी के पास। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में संचार जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीचर दैट डिस्प्ले डेटा इन कॉलम ओनली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। एक ऐसा फीचर है जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर डेटा को कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कोई ऐसी हम कुछ कमांड दे रहे हैं उसको कि डेटा है ना वो आपको एक कॉलम में लाके दिखा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग या पाइवोट। देखो सॉर्टिंग होता है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। आप क्या करो, डेटा को लिख दो, जैसे 3, 5, 9, 2, 8, 1 डेटा रखा हुआ है इस तरीके से। आप इसको बढ़ते क्रम में लिख दो, असेंडिंग में लिखो, सबसे आगे छोटा आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 9। डिसेंडिंग में लिख दो तो 9, 8, 5, 3, 2, 1। ये होता है सॉर्टिंग करना। और सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, उसका अरेंजमेंट करना, या तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो जैसे कोई फॉर्मूला, बट ऐसा नहीं है ना। फॉर्मूला तो जैसे हम एसक्यूएल में देख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम देंगे, तो ऐसा थोड़ी ना डेटा सारा जो रिट्रीव होके आएगा वो सारा एक कॉलम में आएगा, नहीं, पूरी की पूरी टेबल दिखाएगा वो आपको उसमें रो भी होंगी, उसमें कॉलम भी होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है आप कोई फॉर्मूला यूज करो उसका रिजल्ट आपको कॉलम में मिले। पाइवोट, पाइवोट वर्ड को ही हम काफी जगह यूज लेते हैं, एक्सेल में भी आपने देखा होगा और डेटा स्ट्रक्चर में भी। क्विक सॉर्ट नाम की एक एल्गोरिथम है जिसमें हम पाइवोट एलिमेंट लेते हैं। तो ये चीज भी इससे रिलेटेड नहीं है जो डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। इस डेफिनेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग, कि कोई टेबल आपके पास है, रो कॉलम के अंदर उसमें आपने डेटा सेव कर रखा है, बट आप उसको फिल्टर कर रहे हो ताकि ये डेटा भी यहां से हट जाए, ये डेटा भी यहां से हट जाए। कोई आपने ऐसा पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगाई, कोई स्पेसिफिक आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि मुझे उस एम्प्लॉय का सिर्फ नेम ही चाहिए, मुझे बच्चों के नाम ही पता करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड कैन बी यूज टू लॉन्च द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। फॉर्मेट सेल्स का जो ऑप्शन होता है, ये एक पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। आपकी जो शीट है उसमें नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट हो, फिर अलाइनमेंट उसका कैसा होना चाहिए, देन फॉन्ट कैसे होने चाहिए, बॉर्डर कैसे होने चाहिए, ऐसे 5-6 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिल और फिर होता है प्रोटेक्शन, तो शीट को प्रोटेक्शन आप किस तरीके से देते हैं। ये फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स है और ये सब के सब इस तरीके से खुल जाए तो इसका शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+1, 5, 2, 3। तो देखो उसकी कमांड होती है Ctrl+1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप खुद एक्सेल खोलना और Ctrl+A को प्रेस करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेट सेल्स करके जो एक डायलॉग बॉक्स है वो किस तरीके से एक्सेल में किसी भी शीट के ऊपर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्यू ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर हम पीपीटी बनाते हैं और पीपीटी की जो स्लाइड्स होती है उनके व्यू, उनको कितने तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये व्यू कितने तरह के होते हैं और कौन सा एक व्यू यहाँ पे नहीं है। स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड व्यू, ये व्यू देखते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू होता है कि आप अपनी पीपीटी को जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे वो प्रेजेंटेशन व्यू। आउटलाइन व्यू भी होता है बट स्लाइड व्यू कुछ नहीं होता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड शो भी होता है, जैसे शॉर्टर हो गया, स्लाइड मास्टर, आउटलाइन। तो इस तरीके से स्लाइड व्यू करके कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट कमांड फॉर ऑटो करेक्ट। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ए पूरे सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए, तो एलिमिनेशन मेथड से बी हो जाएगा। बाकी कंट्रोल क्यू ऑटो करेक्ट के लिए हम यूज लेते हैं, इस ऑप्शन के लिए कंट्रोल क्यू को यूज लिया जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन से करते तो भी हम इस पे आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन फ्लिप सेटिंग ऑफ MS पिक्चर मैनेजर। कितनी फ्लिप सेटिंग होती है? तो आप जब MS पिक्चर मैनेजर जो खोलते हो, एक अलग सॉफ्टवेयर है, ये खोलते हो MS ऑफिस के अंदर में, इसका मोस्टली यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई पिक्चर को क्रॉप करना होता है, तो पिक्चर की एडिटिंग में जाके वहां पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है, फ्लिप सेटिंग। इसमें कितने विकल्प होते हैं, कितने ऑप्शन होते हैं? यहाँ पे कितने ऑप्शन होते हैं? सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल और एक फ्लिप वर्टिकल। ये 2 ही ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप ओपन भी करके देखना। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाय, किसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया था और कब बनाया था? 1980s के अंदर। नाम ही आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने ही इसको बनाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेस ए टेबल कैन हैव। MS एक्सेस मतलब हम किसकी बात करें? डेटाबेस की। और डेटाबेस में जो टेबल होती है उसमें प्राइमरी की या कीज कितनी होती है? एक टेबल की सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इनिशियली क्रिएटेड द अर्ली 1970s एट AT&T बेल लैब्स। 1970s के अंदर AT&T बेल लैब के अंदर कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो है इनिशियली क्रिएट किया गया था? वो है लिनक्स, डोस, यूनिक्स और GNU। तो वो है यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पेरिफेरल डिवाइस नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम कोई प्रेस करेंगे की को डिलीट, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इमीडिएट हमें ही रिस्पॉन्स करे। मैंने वाईफाई मेरे ईयरफोन्स लैपटॉप से कनेक्ट किए, इतनी देर जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहे थे लैपटॉप के स्पीकर के ऊपर, बट जैसे ही मैं उस वाईफाई ईयरफोन को कनेक्ट करूंगी, वो जो साउंड होती है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी मतलब एक तरह से शिफ्ट हो जानी चाहिए ईयरफोन पर जो वायरलेस कनेक्टेड है या वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसमें इमीडिएट अटेंशन चाहिए होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये चीज क्या कहलाती है? तो इससे क्या उत्पन्न होता है, ये चीज क्या कहलाएगी? आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट किया, टास्क दिया, इवेंट या प्रोसेस। तो देखो वो ऑब्वियसली बात है, हमने इंटरप्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ हैज प्रॉपर्टीज। C++ में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कौन सी है? बेसिक के गुण है, फोर्ट्रिन लैंग्वेज से लिए गए गुण है, या कोबोल के या सिम्युला के? तो C++ में किसकी प्रॉपर्टीज है? सिम्युला भाषा की। इसी की प्रॉपर्टीज या इसी के गुण जो है वो हमें C++ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैश इज ए। जो ये हैश आप यूज करते हो ये एक्चुअल में है क्या? एक पंक्चुएशन है, न्यूमरल है, न्यूमरल मतलब नंबर, तो नंबर तो ये है नहीं। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल हो सकता है या वो वैल्यू वहां पे फिक्स कर दी गई हो तो वो होता है कांस्टेंट। तो हैश ऐसे भी कुछ नहीं होता। स्पेस कैरेक्टर, स्पेस में भी हम हैश सिंबल का यूज नहीं लेते। ये एक तरह का क्या है? पंक्चुएशन है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे हम इसका यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ऑपरेटर एक रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल है, कंडीशनल है, अर्थमेटिक है। क्या एंड से हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर है इफ एल्स। ठीक है, जहां पे ये कंडीशन लगे कि अगर ये ट्रू होती है तो आप इस रास्ते से जाओगे, अगर ये फॉल्स होती है तो आप इस वाले रास्ते से जाओगे। अर्थमेटिक, ऐसा कुछ अर्थमेटिक भी नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर देखो कौन से होते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो एंड एक कैसा ऑपरेटर है? लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग। डेटा टाइप्स आपने देखी होगी जैसे इंट। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यूज को सेव करना है तो हम एक इंट टाइप का डेटा टाइप यूज लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसमें इंटीजर वैल्यू को डालते हैं। जैसे 2, 3, 4 पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएंगी। आप इसमें ए नहीं दे सकते, आप इसमें ABC कोई नाम नहीं दे सकते। ठीक है, इनमें से ये ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ नंबर। फ्लोट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम क्या वैल्यूज देते हैं? पॉइंट वाली, जैसे 2.43 इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं 3.41, ये सारे फ्लोट टाइप के डेटा वेरिएबल के अंदर हम डाल सकते हैं। अब आपको अपनी खुद की डेटा टाइप बनानी है, उसका नाम हम लिखेंगे DT। ये मेरा एक नया डेटा टाइप है जो C भाषा में, C++ में, जावा में कहीं पे नहीं है। मैं मेरी डेटा टाइप कैसे बना सकती हूँ? उसके लिए क्या एक वर्ड हम यूज लेंगे? टाइप डिफाइन, टाइप डेफ या टाइप डेफ। देखो उसके लिए होता है टाइप DEF, टाइप डेफ। इस डेटा टाइप में आप क्या सेव करना चाहते हो? इंटीजर नंबर या फ्लोट नंबर?
तो जैसे मैं सिर्फ इंटीजर नंबर को सेव करना चाहती हूँ, मैंने लिखा मुझे इंटीजर टाइप की एक नई डेटा टाइप बनानी है dt, बस ये इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कोई भी डेटा टाइप्स हैं उसे आप लिख दो, यहाँ पे आप एक नया नाम दो जिसको हम बोलते हैं अलाइज नेम। अलाइज मतलब जैसे हमारा घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, वैसे ये मेरा खुद का, मेरा घर का नाम है जो सिर्फ मैं जानती हूँ, ठीक है। वो dt मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, बट ये बताना तो पड़ेगा ना इसके अंदर हम क्या सेव करेंगे। हम इसमें इंटीजर सेव करेंगे तो यहाँ पे इंट लिख दो, फ्लोट करेंगे तो यहाँ पे फ्लोट लिख दो। इसके बाद में मैं मेरे पूरे प्रोग्राम में किस तरीके से इंटीजर टाइप के डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकती हूँ, तो वो हो जाएगा dt। x नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसमें मैं कोई भी वैल्यू जैसे 2 ये मैं इसके अंदर करवा सकती हूँ, सेव करवा सकती हूँ। बट अगर आप ये करोगे dt, इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू आप इस x के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वर्ड होता है टाइप डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली डेटा मेंबर्स आर डैश, मेंबर फंक्शंस आर डैश। जैसे कोई क्लास है, क्लास में डेटा मेंबर्स मतलब जैसे हमने इंट a, कोई a टाइप का इंटीजर वेरिएबल ले लिया, एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया b नाम से, और एक हमने सम फंक्शन बना दिया इंट सम। सम नाम का कोई फंक्शन है, वो क्या करेगा, 2 वैल्यूज लेगा। इंटीजर टाइप का सम फंक्शन है ये यहाँ पे कुछ फंक्शन करेगा। अब इसमें मेंबर कौन से हुए, डेटा मेंबर हुए ये, इनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर। और मेंबर फंक्शन कौन सा हुआ, तो इस तरीके के जो भी फंक्शन इस क्लास में आप बनाओगे वो सारे कहलाएंगे क्या, मेंबर फंक्शन। ये बोल रहा है कि जनरली डेटा मेंबर जो होते हैं और मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो ये जो पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जो डेटा मेंबर्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट किस नेचर के होते हैं, प्राइवेट होते हैं। और मेंबर फंक्शन किस तरीके के होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये होते हैं पब्लिक, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी सुविधा देती है आपको ओप्स प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट के आधार पे एक ही ऑपरेशन को अलग अलग तरीके से करने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सम करना है 2 इंटीजर नंबर का, फंक्शन आपका एक ही है सम। जो इंटीजर नंबर का 2 नंबर का सम करेगा, एक मैंने सम और बना दिया जो 3 इंटीजर का सम करेगा, ठीक है। एक मैंने सम बना दिया जो एक इंटीजर, एक फ्लोट और तीसरा इंटीजर, इस तरीके का सम करेगा। एक मैंने सम फंक्शन बना दिया जो एक फ्लोट और एक इंटीजर टाइप के वैल्यूज का सम करेगा। ये क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पर वो क्या करेगा, एक ही ऑपरेशन को अलग अलग तरीके से करने की अनुमति देगा। ऑपरेशन तो एक ही है, सम करना, इनको जोड़ना, बट अलग अलग तरीके से आप इस सम को कर सकते हो। आपके पास अगर 2 इंटीजर वेरिएबल है तो आप इस वाले सम को कॉल करो, अगर एक फ्लोट और एक इंट है तो आप इस सम को कॉल करो। ये चीज, ये फंक्शन या ये फैसिलिटी ऊप्स भाषा में क्या कहलाएगी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवर फंक्शनिंग या ओवर राइडिंग। तो देखो अगर आपको इन सब के मतलब पता है तभी आप इसका अच्छे से जवाब दे पाओगे। इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। C++ को जब शुरू करते हैं तभी ये सारे वर्ड जो हैं वो क्लियर होते हैं और इन शब्दों में से क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो आपको ये वर्ड एकदम अच्छे से क्लियर करने हैं। बाकी अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो तो C++ से रिलेटेड जब मैं वीडियोज मतलब हम अपलोड करेंगे, देखेंगे, तो पहला या दूसरा वीडियो ही इन सब चीज़ों का होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होती है, डेटा हाइडिंग क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आती भी है, हमें पढ़नी भी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डी रेफरेंसिंग और इनडायरेक्शन इज। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो डी रेफरेंसिंग में या फिर इनडायरेक्शन में हम यूज लेते हैं, ये वाला सिंबल, एंड सिंबल, ये या ये। तो अगर पॉइंटर पढ़ रखा है आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, सिंबल होता है ये वाला। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास है x, एक क्लास है y और एक क्लास है z। इन तीनों को हमने डिराइव्ड कर लिया फ्रॉम द बेस क्लास। एक कोई बेस क्लास थी, उसमें हमने एक x निकाल दिया, एक x को बना लिया, एक y को बना लिया और एक z को बना लिया, और बेस क्लास से हमने ये तीनों जो क्लासेस है वो डिराइव कर ली। ये कौन सा इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हेरारिकल या सिंगल। मल्टीपल देखो, एक से ज्यादा बेस क्लास अगर होती है, फॉर एग्जांपल एक क्लास है ए, एक है बी, एक है सी, आपने एक क्लास बनाई है डी, इसमें आप ए के भी गुण ले रहे हो, बी की भी सारी प्रॉपर्टी लेते हो और सी के भी सारे गुण ले रहे हो, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल। एक से ज्यादा बेस क्लास से आप सारी चीजें इनहेरिट कर रहे हो, सारी प्रॉपर्टीज आप अपनी क्लास के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। मल्टी लेवल क्या होता है, ए कोई क्लास है, उसको इनहेरिट कर लिया बी में, फिर बी
की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया सी में। ये हो गया मल्टी लेवल। तो मतलब ए के जो गुण है वो बी में तो आ ही गए, बाई डिफॉल्ट वो सी में भी आ गए, क्योंकि बी को पूरा का पूरा इनहेरिट कर लिया सी ने। और ये जो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक्स वाई जेड क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास, ये एग्जाम्पल होता है हायरार्किकल का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। सिंगल इनहेरिटेंस देखो कुछ नहीं होता, और वैसे देखिए तो सिंगल आप ये मान सकते हो ए क्लास को हमने बी में इनहेरिट कर लिया, इसे इसने सिंगल इनहेरिटेंस बोल दिया। तो ऐसी कोई डेफिनेशन यहाँ पे देनी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज ए डैश जनरेशन लैंग्वेज। तो देखो सी भाषा कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? थर्ड जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस थी? अगर बात करें तो मशीन भाषा, 0-1 पे काम करने वाली लैंग्वेजेस। सेकंड में कौन सी आई? फोर्ट्रिन, या फिर बात करें कोबोल की, तो ये सारी भाषाएं हो गई सेकंड जनरेशन की। थर्ड में कौन कौन सी आई हैं? तो थर्ड में हो गई थी हाई लेवल लैंग्वेज सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक, है ना। ये सारी की सारी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की भाषाएं हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में हो जाएंगी पाइथन। फिफ्थ जनरेशन में मोस्टली हम कवर करते हैं एआई को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो जो भाषाएं हम यूज लेंगे वो सारी आ जाती हैं फिफ्थ जनरेशन में, जो जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। इस पूरी की पूरी एआई के ऊपर काम जो है वो चल रहा है, और इसके अंदर यूज आने वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आएंगी फिफ्थ जनरेशन की भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए रिकॉर्ड एज। कोई स्टूडेंट की टेबल है, उसमें हम डेटा इस तरीके से डाल रहे हैं कि रोल नंबर डाल रहे हैं, नेम, मार्क्स और क्लास। ठीक है, ये इस तरीके से हम डेटा को फीड कर रहे हैं। ये एक टेबल है हमारी। इसमें ये बोल रहा है कि जो डेवलपर होता है रिलेशनल डेटाबेस का, वो एक रिकॉर्ड वो किसको बोलता है कि एक रिकॉर्ड है। एक स्टूडेंट से संबंधित सारी जानकारी रखना वो कहलाता है एक रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्राइटेरिया, रिलेशन, टपल या एट्रीब्यूट। देखो हमने पढ़ा है डेटाबेस के अंदर रो को बोला जाता है टपल। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआर मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंटिटी, रिलेशन, एंटिटी के बीच में रिलेशंस बताना। अब वीक एंटिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड रेक्टेंगल के थ्रू, इस तरीके से, या फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से। तो देखो डायमंड से तो रिलेशन को दिखाते हैं हम। डबल आउटलाइन का मतलब इस तरीके से, एक डबल आउटलाइन है जिसमें हम लिख देते हैं एक एंटिटी को, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डबल आउटलाइन के अंदर हम क्या करेंगे? वीक एंटिटी को दिखाते हैं, जिसमें प्राइमरी की नहीं होती, जिसको किसी अदर टेबल की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज लेना पड़ता है, तो वो होती है वीक एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश होल्ड एक्चुअल डेटा इन डेटा बेस। इन चारों में से कौन एक एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है डेटाबेस में? स्कीमा होल्ड करते हैं, ट्रिगर, रिपोर्ट या टेबल्स। ये हमें पता होना चाहिए। डेटाबेस के अंदर जो टेबल होती है उसी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल डेटा जो है रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चंस जो हमने एग्जाम में पूछे थे वो सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिए। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप आईए 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल है यूट्यूब का जिसपे मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आप यहाँ पे जाके आईए 2023 के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से रेगुलर जो वीकली एक पूरा टेस्ट लिया जाएगा, हर बार उसका सॉल्यूशन इस तरीके से ही वीडियोस में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल आपको इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके आईए 2023 के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी। बाइनरी अगर नंबर सिस्टम करने हैं वहां प्लेलिस्ट में आपको ये भी दिया हुआ है। एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी मैंने काफी सारी इसमें चीजें डाली हुई है। और अगर सिर्फ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने 83 वीडियोज में अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग से प्लेलिस्ट है। नेटवर्क में ओएसआई मॉडल आप यहाँ से कर सकते हो। और डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है आप इन वीडियोज को रेफर कर सकते हो। तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है उस तरीके से आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। बाकी आईए 2023 के लिए हम पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें सारी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।